हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं यहाँ पे आई हूँ लिटिल बायोलॉजी टीचर बनकर। काफ़ी टाइम हो गया था मुझे कोई वीडियो अपलोड करे, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं आपको क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेसेस की आज इंट्रोडक्शन दूँगी, और अगली वीडियो में जो मैं अपलोड करूँगी उसमें न्यूट्रिशन के कुछ टॉपिक कवर करूँगी। सो लेट्स बिगिन। तो बायोलॉजी, ये क्वेश्चंस तो बहुत जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए मैंने ऊपर ऐसे लिख रखे याद करने के लिए। जो फादर होता है बायोलॉजी का वो एरिस्टोटल है। बोटैनी जो स्टडी होती है प्लांट्स की, उनके फादर, और जूलॉजी का भी फादर एरिस्टोटल ही होता है। तो अब हम शुरू करते हैं लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस का आज हम कुछ इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। लाइफ प्रोसेसेस उन्हें कहते हैं जो प्रोसेस हमें जीने के लिए अर्थ पर ज़रूरी होते हैं, क्योंकि आपके अगर लाइफ प्रोसेसेस काम नहीं करेंगे तो आप जी नहीं पाओगे, और डेथ तो होती ही है उससे। तो करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, एक फीचर क्या होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, कि हमें पता चले वो जी रहा है। तो पहला सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सबको पता है एक लिविंग बीइंग सेल से बना हुआ होता है, तो इसलिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ज़रूरी होता है। कोई स्टफ़ टॉय नहीं जो क्लॉथ से बना हो, या बैलून नहीं जो रबर से बना हो। सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म को ही लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर किया जाता है। अब सेल डेड भी होते हैं और लिविंग भी होते हैं, तो इसलिए हमारे पास और भी करेक्टरिस्टिक्स है जिनसे हम पता कर सकें कि एक ऑर्गेनिज्म लिविंग है या फिर नॉन लिविंग। तो दूसरा पॉइंट है लाइफ प्रोसेसेस, जो हमारे के चैप्टर है उसमें भी काफ़ी पॉइंट्स हैं। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे इनको। तो तीसरा पॉइंट आ जाता है मूवमेंट। अब मूवमेंट क्या होता है, एक बहुत अलग चीज़ है। मूवमेंट और लोकोमोशन में बहुत डिफरेंस होता है। प्लांट मूवमेंट करते हैं, लेकिन जो ह्यूमन बीइंग है वो रिस्पॉन्स करते हैं। मूवमेंट काफ़ी छोटा भी हो सकता है, इनविजिबल भी हो सकता है। जैसे वायरस भी मूवमेंट करते हैं, लेकिन वो डेड अपीयर होते हैं जब तक कि वो लिविंग होस्ट को यूज़ नहीं करते। तो इसलिए हमें कन्फ्यूजन रहती है वायरस के ऊपर कि वायरस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है या डेड। मूवमेंट इंसान, हाथ हिलाना, सांस लेना जो दिखता है औरों को, या फिर कई बार इनविजिबल भी होता है। अब प्लांट्स में मूवमेंट कैसे होता है, प्लांट्स में हवा चलती है तो पत्ता जो हिलता है, सनलाइट से जो सनफ्लावर की डायरेक्शन चेंज होती है, ये सब मूवमेंट्स में आते हैं। अब ग्रोथ ज़रूरी होती है। कोई चीज़ जब तक बढ़ती नहीं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। और ग्रोथ नहीं, अगर मैं चौक घिसूँ और उसके ऊपर पाउडर लगाऊँ तो वो ग्रोथ नहीं है। मैं कुछ कर रही हूँ जिससे कि वो बड़ा हो रहा है चौक, लेकिन ग्रोथ जो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है वो इंटरनल फैक्टर से होती है। हमारे जो सेल बिल्डअप होते हैं, और किसी की ग्रोथ ही बताता है कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग। ग्रोथ में जैसे कई बार रुकावट आ जाती है, किसी चीज़ की कमी हो जाती है, जो हम कहते हैं ड्वार्फ लोग हो जाते हैं, तो ये अलग फैक्टर होता है, ये हार्मोन का सिक्रेशन होता है। पर ग्रोथ, मूस्टैक, रिप्रोडक्शन के लिए जो प्रोसेसेस होते हैं ये सब ग्रोथ में आता है। अब रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। अब सबको पता है स्टिमुलाई का मतलब क्या होता है, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है। अगर इन्वायरमेंट में गर्मी है तो हमें गर्मी लगेगी, अगर हमने किसी गर्म चीज़ को छुआ तो हमारा हाथ जाएगा। तो ये रिस्पॉन्स है हमारे प्रति स्टिमुलाई के ऊपर। स्टिमुलाई वो गर्म चीज़ है और रिस्पॉन्स हम कर रहे हैं उसके प्रति। तो सिर्फ आप स्टिमुलाई नहीं लिख सकते, क्योंकि वो एक रॉन्ग होगा। स्टिमुलाई का मतलब ही यही होता है कि जो बाहर की चीज़, जैसे कि वो गर्मी, ठंड, आइसक्रीम, ऐसी सारी चीज़ें जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आती हैं। तो रिप्रोडक्शन मैंने बताया था। रिप्रोडक्शन डिफ़ाइन नहीं कर सकता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग है या फिर डेड, क्योंकि कई लोग जो ट्रांसजेंडर होते हैं स्पेशली, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, या फिर कई मेल फीमेल जिनके एग्स या स्पर्म इनफर्टाइल होते हैं वो भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो ये एक फैक्टर ऐसा है कि जिससे हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। मूवमेंट से एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, क्वेश्चंस आता है काफ़ी बार कि मूवमेंट एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है सभी में से, कि हम जज कर सके एक ऑर्गेनिज्म लिविंग है या डेड।
और 7वां पॉइंट मेटाबॉलिज्म, सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अ बॉडी। अब हमारी बॉडी में काफ़ी केमिकल रिएक्शंस होते हैं और काफ़ी सारे केमिकल रिएक्शन जो डाइजेशन रेस्पिरेशन में काम करते हैं, तो ये भी ज़रूरी होता है। प्लांट्स में भी यही होते हैं, सारे एनिमल्स बर्ड्स सभी लिविंग बीइंग में यही होता है, मेटाबॉलिज्म होना ज़रूरी है। मेटाबॉलिज्म जो एक लिविंग बॉडी में होता है उसे हम बायोकेमिकल रिएक्शंस भी कहते हैं। ये मेटाबॉलिज्म अब 2 टाइप का होता है। मेटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म भी होता है और कैटाबॉलिज्म। अब एनाबॉलिज्म होता है जो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स कंबाइन होकर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये बाउंड होते हैं, एनर्जी गेन करते हैं ताकि ये साथ में जुड़े रहें और अलग ना हो, ठीक है। लेकिन कैटाबॉलिज्म जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, जो बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल टूटते हैं और सिंपल मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसे कैटाबॉलिज्म कहते हैं। अब कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज़ होती है क्योंकि वो बॉन्ड छोड़ते हैं और जिस एनर्जी से वो एक दूसरे को पकड़ते हैं वो एनर्जी वो रिलीज़ कर देते हैं। अब जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, सिंपल मॉलिक्यूल की हमने पढ़ा है कि कंबाइन होती है ताकि वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना सके। ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि इसमें एनर्जी गेन की जाती है। फोटोसिंथेसिस, उसमें भी एनर्जी ली जाती है ताकि वो ग्लूकोज बना सके। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से लाइट और एनर्जी की प्रेजेंस में लाइट की प्रेजेंस में और एनर्जी को लेकर। प्रोटीन सिंथेसिस, अमीनो एसिड होता है। अमीनो हमें पता है, अमीनो से ही कंपाउंड होकर प्रोटीन बनता है, तो ये भी एक तरीके से एनाबॉलिज्म में आता है। अब हम कैटाबॉलिज्म की बात करते हैं। कैटाबॉलिज्म एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इनमें काफ़ी बिल्कुल डिफरेंट है, ये बहुत कम सिमिलैरिटीज़ मिलेंगी। एग्जांपल रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन इसी का एग्जांपल है क्योंकि ये ग्लूकोज को तोड़ता है जिससे ऑक्सीजन रिलीज़ होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी रिलीज़ होता है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं होता, सॉरी। और डाइजेशन भी आता है क्योंकि डाइजेशन भी बड़े जो हम फूड खाते, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, इनको छोटे मॉलिक्यूल में कंडक्ट करता है। अब एक होता है, हमेशा ऐसा होता है जिसे हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। ये केमिस्ट्री में भी आता है। सिंपल मॉलिक्यूल्स जब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में होते हैं तो हम उन्हें एनाबॉलिज्म कहते हैं, और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जब सिंपल मॉलिक्यूल में होता है तो उन्हें कैटाबॉलिज्म। लेकिन जब ये दोनों साथ में होते हैं, काम कर सकते हैं, तो हम उसे एम्फीबॉलिज्म कहते हैं। और इसका एक एग्जांपल है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में मैं आपको अगली क्लास में बहुत कुछ बताऊंगी। अभी हम थोड़ी मेन बातें करेंगे। एम्फी का मतलब ड्यूल होता है और मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होते हैं, तो ये एम्फीबॉलिज्म में दोनों चीज़ें आती है। इसके और भी एग्जांपल्स में अगर मुझे मिले तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंजाइम। एंजाइम क्या होता है? एंजाइम एक मॉलिक्यूल है जो किसी चीज़ को फास्ट करने में मदद करता है पर वो पार्टिसिपेट नहीं करता। जैसे कि अब हम क्रिकेट देखने जाते हैं स्टेडियम में तो हम चीयर अप करते हैं क्रिकेटर्स को, पर हम खेलते तो नहीं है ना, खेलते तो क्रिकेटर्स ही हैं। तो बस एक वही चीज़ होती है, एंजाइम एक रिएक्शन को फास्ट फॉरवर्ड कर देता है एक तरीके से, ताकि वो जल्दी काम करे, ना कि और उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, उसका कोई रोल नहीं होता, वो ना ही कोई अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है ना गेन करता है, ठीक है। और इन्हें हम बायो कैटलिस्ट भी कहते हैं क्योंकि ये बायो है इसलिए। तो मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। हमारी बॉडी में 20 अमीनो एसिड होंगे, करीब 18 होंगे और बड़े होने पर 20 हो जाते हैं, तो मैक्सिमम अमाउंट है। अब अल्फ़ाबेट 26 होते हैं लेकिन वर्ड बनकर काफ़ी सारे वर्ड्स बन सकते हैं। ऐसे 20 अमीनो होते हैं और प्रोटीन्स बहुत तरह के होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए हम कहते हैं कि ज़्यादातर ये जो एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन से बने हुए होते हैं। अब कुछ आरएनए से बने होते हैं, जैसे कि राइबोजाइम एग्जाम्पल है इसमें,
और भी एग्जाम्पल होते हैं ट्रिप्सिन, पेप्सिन, लिपेज, एमिलेज, लिगेज, न्यूक्लियस। तो इसमें ये आप देख रहे होंगे सिन, एस, मतलब ये चीज़ें कॉमन होती है। तो ये एक सफिक्स होता है एंजाइम का, ये कॉमन होता है इन चीज़ों में। और आशा करूँगी अब तक मैंने जो आपको समझाया वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम जल्द से जल्द मिलें। और अगली वीडियो के लिए ज़रूर रिक्वेस्ट भेजना। अगली वीडियो होगी हमारी न्यूट्रिशन पे। जैसे आप देख ही रहे हैं मैं नोट्स बना चुकी हूँ और आपको टाइम पे अपलोड करती रहूँगी ताकि आप भी अच्छे से समझ सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, आप अगर इनको अच्छे से रीड करेंगे, रिवाइज़ करेंगे टाइम टू टाइम तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा और घंटे को ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू।